welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about Aditya L1 mission. तो हाल ही में आदित्य L1 अपने जगह पे पहुंच चुका है जो कि है लैग्रांज पॉइंट 1. L1 जो उसका लोकेशन था जहां पे उसको जाना था वो पहुंच चुका है. ये मिशन लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 में और अभी इस मिशन ने अपना लोकेशन अटेन कर लिया है. तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट क्या होते हैं, फिर इसमें कितने पेलोड है, उन पेलोड का फंक्शन क्या है, राइट. इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के हमारे वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये हाल ही में न्यूज में था बिकॉज इसने अपना पोजीशन अचीव कर लिया है जो कि है लैग्रांज पॉइंट 1 L1 पॉइंट. तो फर्स्ट यहाँ पे जो आदित्य L1 है वो इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, सेकंड ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, राइट. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी कौन था? फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी वाज एस्ट्रोसेट. जो एस्ट्रोसेट इसरो ने लॉन्च किया था, एस्ट्रोसेट जो इसरो ने लॉन्च किया था 2015 में, वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी था, ठीक है. और आदित्य L1 सेकंड होगा. और एक्सपोसेट जो हमने अभी अभी लॉन्च किया 1 जनवरी 2023 को, वो हमारा थर्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी बनेगा, राइट. सेकंड यहाँ पे ये जो आदित्य L1 है कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ है वो है लैग्रांज पॉइंट 1 पे लॉन्च हुआ है. ये जो लैग्रांज पॉइंट है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ की सरफेस से, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, लियो में लॉन्च करते हैं या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, एचईओ में लॉन्च करते हैं. बट यहाँ पे जो लॉन्च हुआ है दैट इज मेनी मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट इज लैग्रांज पॉइंट 1. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लैग्रांज पॉइंट का सॉरी आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आदित्य L1 जो मिशन यहाँ पे लॉन्च हुआ था ये स्टडी करेगा, किसको स्टडी करेगा? सोलर कोरोना को स्टडी करेगा, फोटोस्फीयर को स्टडी करेगा, क्रोमोस्फीयर को एंड सोलर विंड, फिर कोरोनल मास इजेक्शन, इन सारी चीजों को ये स्टडी करेगा, राइट. सेकेंड यहाँ पे ये स्टडी करके जो नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हमें सन के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि सन का रेडिएशन, सन में से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, सन का जो हीटिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो पार्टिकल फ्लो होके स्पेस में डिस्पर्स होता है, राइट. अर्थ तक भी तो पहुंच जाते हैं कुछ पार्टिकल्स जो कि सैटेलाइट को डैमेज करते हैं. तो ये पार्टिकल फ्लो कैसे हो रहा है. देन मैग्नेटिक फील्ड्स जो सन के आसपास इतनी सारी है उनको भी ये डीपर अंडरस्टैंडिंग आदित्य L1 की हेल्प से की जा सकती है, राइट. और इन सब का इम्पैक्ट अर्थ पे क्या होगा ये भी हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सन के स्ट्रक्चर को, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो सन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सन का जो कोर है, सन का बीच में रहता है कोर, राइट. ये जो कोर है, कोर में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. क्या होता है कोर में? कोर में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन माने क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं. मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं और क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है. इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन. कुछ फ्यूज हो रहा है क्योंकि उनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होके क्या बनता है? हीलियम बनता है, राइट. और ये जो कोर पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है? अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. कितना रहता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अगर आप ये न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर करवाना चाहे, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप करवाना चाहते हो, जिसके लिए एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं ना अभी, आर्टिफिशियल सन के बारे में सुना ही होगा आपने, जिसको टोकामेक बोला जाता है, राइट. ये जो टोकामेक है यहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस. जब इतना टेम्परेचर होता है तभी यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है. बट सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में भी हो जाता है. बट इसी फ्यूजन को आपको अर्थ पे करवाना है तो टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस. इसी की वजह से टोकामेक है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा बिकॉज इतना टेम्परेचर अचीव तो हो जाता है बट अचीव करके उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना
दैट इज अ टास्क, राइट। और मेंटेन अगर नहीं हो पा रहा तो हाइड्रोजन फ्यूज नहीं होगा और हीलियम बनेगा नहीं, और अगर हीलियम नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एनर्जी आप उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सेकेंड जो इसका लेयर आता है, यहाँ जो अभी हमने बात की वो सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात की है, ठीक है। सन के अंदर जो सबसे लेयर है कोर, उसकी बात की है। कोर के बाद का जो लेयर है दैट इज रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन क्या करता है? रेडिएटिव जोन रेडिएट करता है, मतलब आपके कोर में जो एनर्जी बन रही है उसको रेडिएट कर रहा है, कहां? बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ फेंक रहे हैं उस एनर्जी को। वो जोन कौन सा होता है? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बाद जो जोन आता है दैट इज कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन में क्या होता है? सपोज यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, सपोज दिस आर दी पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स को एनर्जी मिला, रेडिएशन जोन ने क्या किया था, यहाँ पे पार्टिकल्स को फेंका था, सॉरी एनर्जी को बाहर की तरफ फेंका। जैसे ही एनर्जी यहाँ पे गया, ये पार्टिकल्स के पास हाई एनर्जी हो गया, और जब भी कोई पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होता है वो मूवमेंट में आता है, तो ये मूव करके बाहर की तरफ जाएगा। जैसे ये बाहर की तरफ पहुंचता है एनर्जी कम हो जाता है और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब एक कन्वेक्शन बन रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वेक्शन जोन। अंदर था कोर, फिर था रेडिएटिव जोन जहां से रेडिएट हो रही है एनर्जी, देन आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है आपका? कन्वेक्शन सेल्स फॉर्म होते हैं एनर्जी को बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये तो हो गया सन का इनर स्ट्रक्चर, मतलब सन के अंदर ये तीन लेयर्स है, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन, ये तीन लेयर। सन के एटमॉस्फेयर में भी तीन लेयर है। तो फर्स्ट लेयर जो सन के एटमॉस्फेयर में बनता है वो बनता है आपका फोटोस्फीयर। ये हो गया आपका सन का इनर स्ट्रक्चर। इनर स्ट्रक्चर के बाद आता है सन का एटमॉस्फेयर। तो सन के एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर इज फोटोस्फीयर, राइट। ये फोटोस्फीयर ही आपको दिखता है ड्यूरिंग विजिबल लाइट जो एमिट होती है ना, वो मेनली इसी लेयर से एमिट होती है। विजिबल लाइट जो आपको दिख रही है ना, हमारे चारों तरफ जो लाइट दिखती है दैट इज विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट वो कहां से मेनली एमिट होती है? फोटोस्फीयर से होती है, राइट। फोटोस्फीयर के बाद वाला जो लेयर आएगा सन के एटमॉस्फेयर में दैट इज क्रोमोस्फीयर। मतलब आप अगर सन के कोर में जा रहे थे तो सन के कोर में कितना था? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, राइट। सन के एटमॉस्फेयर के क्रोमोस्फीयर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर हो जाता है, राइट। बट जैसे आप लास्ट लेयर पे पहुंचते हो, सन के लास्ट एटमॉस्फेरिक लेयर पे पहुंचोगे दैट इज कोरोना। कोरोना में ये टेम्परेचर अगेन 1 to 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एंड दिस इज द मिस्ट्री कि भाई बाहर की तरफ आ रहे हो, टेम्परेचर पहले डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली होगा। अगर कोई सोर्स है, हीट का कोई सोर्स है, डायरेक्टली उस सोर्स के कांटेक्ट में तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, पर जैसे दूर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, राइट। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे आप दूर गए, मतलब लास्ट लेयर में जाते हो कोरोना में, टेम्परेचर राइज हो जाता है। और ये एक मिस्ट्री है भाई, पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। यहाँ पे फ्लाई बाय मिशन नासा का जो था वो यही स्टडी करने के लिए गया था, राइट। तो ये हो गया सन का पूरा स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं? तो डार्क स्पॉट जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये है आपके डार्क स्पॉट जो सन की सरफेस पे दिखते हैं, मेनली फोटोस्फीयर पे दिखते हैं, राइट। फोटोस्फीयर में ये फॉर्म होते हैं। तो ये जो डार्क स्पॉट्स है फॉर्म क्यों होते हैं पहले तो, और कितने इंटरवल में होते हैं? तो यहाँ पे दो पीरियड होता है, दो साइकिल्स बनती है। एक तो होता है सोलर मिनिमा, फर्स्ट साइकिल इज सोलर मिनिमा एंड सेकेंड साइकिल इज सोलर मैक्सिमा ठीक है। ये जो साइकिल होती है वो 11 ईयर्स की साइकिल रहती है। 11 साल सोलर मिनिमा रहेगा और 11 ईयर्स यहाँ पे सोलर मैक्सिमा रहेगा, ठीक है। सोलर मिनिमा मतलब यहाँ पे मिनिमम सनस्पॉट दिखेंगे, बहुत कम मात्रा में सनस्पॉट दिखे जाते हैं, वो होता है सोलर मिनिमा। जहां पे सनस्पॉट का अमाउंट बढ़ जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सोलर मैक्सिमा, जो 11 साल तक रहता है। और अभी जो चल रहा है दैट इज सोलर मैक्सिमा, जहां पे सनस्पॉट्स के नंबर ज्यादा हो रखे हैं। ये जो सनस्पॉट होती है उसकी एक पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग में अगर 6000 टेम्परेचर है तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा,
ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, यहाँ पे मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिखती है। जो मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है ना सन, पूरे सन में, उससे ज्यादा यहाँ पे होगी। कहाँ पे, सन स्पॉट्स में। जहां पे भी सन स्पॉट आपको दिखेंगे वहां पे मैग्नेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम दिखेगी। एंड जहां पे सनस्पॉट बन रहे, ज्यादा सनस्पॉट बन रहे, वहीं से सोलर फ्लेयर ज्यादा निकलते हैं, वहीं से CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन जो हो रहा है वो भी मैक्सिमम यहीं से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है और सोलर फ्लेयर्स क्या होता है। सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे सन की सरफेस में से। सपोज ये सन की सरफेस है और कुछ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हुए, एमिट हो गए, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा सोलर फ्लेयर्स। क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेयर्स बोलेंगे, राइट। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स होता है। सेकेंड होता है CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है कि सन की सरफेस पे ये जो प्लाज्मा है, पूरा का पूरा प्लाज्मा ही एमिट हो रहा है स्पेस में। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा 4 स्टेज है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। और जो प्लाज्मा होता है वो 4th स्टेज होता है। मतलब कोई भी जो एक्सट्रीमली गर्म चीज होती है वहां पे कुछ प्लाज्मा स्टेट का एक स्टेट फॉर्म होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, बाहर आ रहा है जो लिक्विड जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट लिक्विड, ये प्लाज्मा है। जो सन का प्लाज्मा बाहर की तरफ लार्ज अमाउंट में जब एमिट होता है उसे बोला जाता है CME। और जब कुछ चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, उसको बोला जाता है सोलर फ्लेयर्स। दिस इज अ मेन डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। तो लैग्रांज पॉइंट जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ 5 पॉइंट दिए। मतलब कोई भी दो लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है, उनके बीच में आप ऐसे कुछ पॉइंट बता सकते हो जहां पे दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों सेलेस्टियल बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे लैग्रांज, मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने 5 पॉइंट दिए बिटवीन अर्थ एंड सन। वैसे ही आप सन और जुपिटर के बीच में बना सकते हो, सन और मार्स के बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, बट हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो सन और अर्थ के बीच में जो पॉइंट्स है उनके बारे में, राइट। तो मेन यहाँ पे जो लैग्रांज पॉइंट है वो 5 पॉइंट है। फर्स्ट इज L1, सेकेंड L2, L3, L4 एंड L5, राइट। तो L1, L2, L3 जो पॉइंट है, दे आर अनस्टेबल लैग्रांज पॉइंट। अनस्टेबल, ये कैसे अनस्टेबल है, ठीक है। और जो L4 एंड L5 है, दे आर स्टेबल। वो कैसे होंगे, वो स्टेबल होंगे, राइट। फर्स्ट यहां पे हो क्या रहा है देखो। फर्स्ट यहाँ पे लैग्रांज पॉइंट पे बैलेंस कैसे हो रहा है। सपोज दिस इज सन, ये आपका सन है, राइट, और ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में दिस इज L1 पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे जो अर्थ से जो डिस्टेंस कितने 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन किलोमीटर है डिस्टेंस। तो L1 पॉइंट पे अगर कोई चीज आपने रख दी तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा अर्थ उस चीज को, और सन भी उस चीज को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो इस पॉइंट पे बैलेंस आउट होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो उस पॉइंट पे स्टेबली कोई भी ऑब्जेक्ट रह सकता है अगर आपने L1, L2, L3, L4 पॉइंट पे रखा है, बिकॉज सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। इज दैट क्लियर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को कितनी सारी जगह पे लिखा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो सेम। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग ले लो और उस पर पत्थर बांध दो और आप घुमाओ उसको, तो पत्थर का जो अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं सन और अर्थ का, वो भी बैलेंस हो जाता है। इज दैट क्लियर। सेकेंड L1 जो पॉइंट है वहां पे ऑलरेडी एक मिशन है, दैट इज सोहो मिशन, जो कि ईसा का है, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। वो मिशन यहाँ पे है। अगर हम L2 पॉइंट की बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो नासा का मिशन है वो कहाँ पे रखा गया है, L2 पॉइंट पे रखा गया है। L3 पॉइंट पे ऐसा कोई मिशन नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा दूर हो जाता है अर्थ से, तो यहाँ पे कोई मिशन को प्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है।
L4 और L5 पे कोई मिशन रखते नहीं है जनरली। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एस्ट्रॉइड के हिट होने के चांसेस ज्यादा है। एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, तो वहां से जो निकलते हैं एस्ट्रॉइड, उनके हिट होने के चांसेस ज्यादा है और वो मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए L4 और L5 पे प्लेस नहीं किया जाता। और L4 और L5 जो पॉइंट है वो स्टेबल पॉइंट है। स्टेबल पॉइंट मतलब क्या होता है? स्टेबल पॉइंट मतलब एक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये तीन पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं अनस्टेबल पॉइंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक बॉल को प्लेस किया है, और अगर ये सरफेस मूव किया, कोई भी साइड मूव किया, तो बॉल उस साइड चला जाएगा, राइट? तो उसी तरीके से L1, L2, L3 जो पॉइंट है वो अनस्टेबल पॉइंट है। अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अर्थ की तरफ आए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल कर लेगा, और अगर सन की तरफ भी थोड़ा सा गया तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल कर लेगा। तो ये तीनों पॉइंट कैसे हुए? आपके अनस्टेबल पॉइंट हुए, राइट? स्टेबल पॉइंट क्या होता है? दिस इज अ फ्लैट सरफेस और आपने बॉल यहाँ पे पुट किया है, प्लेस किया है, और अगर आपने बॉल यहाँ पे प्लेस किया, थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है, वो बॉल उधर ही रहेगा, वो ज्यादा कहीं जाएगा नहीं, राइट? ये इक्विलिब्रियम में। फिर आता है स्टेबल, एकदम स्टेबल पॉइंट। स्टेबल पॉइंट क्या होगा? बॉल आपने प्लेस किया इस कर्व्ड सरफेस के अंदर, अगर ये मूव कर रहा है इधर या उधर तो भी कुछ ज्यादा मूवमेंट होगा नहीं उस ऑब्जेक्ट का। तो L4 और L5 जो है वो क्या है? स्टेबल पॉइंट्स है। अगर थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट इधर उधर गया तो वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा। और यहाँ पे जो लैग्रेंज पॉइंट पे कोई भी मिशन प्लेस किया जाता है तो उनको जो रोटेट, वो ऑर्बिट करेंगे, वो हेलो ऑर्बिट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? हेलो ऑर्बिट बोला जाता है। हेलो ऑर्बिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज L1 पॉइंट है ये आपका, राइट? L1 पॉइंट के आजू बाजू ये आपका मिशन घूमेगा, मतलब मिशन ऑर्बिट करेगा। L1 पॉइंट के आजू बाजू ऑर्बिट कर रहा है, मतलब बीच में कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। जनरली क्या होता है, अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है और अर्थ के आजू बाजू सैटेलाइट क्या करती है? ऑर्बिट करती है। इज दैट क्लियर? बट इस केस में देखो उल्टा है। इस केस में बीच में कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, एक पॉइंट है जो कि स्टेबल पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इक्वली दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है, बैलेंस हो जाता है दोनों सेलेस्टियल बॉडी का, अर्थ और सन का। तो इस पॉइंट के आजू बाजू का कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा है तो उसे बोला जाता है हेलो ऑर्बिट, मतलब बीच में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी यहाँ पे नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई आपके लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। इसके बाद जो हम देखने वाले वो है पेलोड्स। आदित्य L1 में जो पेलोड है, टोटल 7 पेलोड्स है। तो फर्स्ट पेलोड की अगर हम बात करें तो वो है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ठीक है। ये क्या करता है? ये कोरोना को स्टडी कर रहा है, कोरोना को कोरोना की इमेजेस ले रहा है और कोरोना का स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर रहा है। मतलब कोरोना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे इंटरैक्ट कर रही है, किसके साथ? मैटर के साथ। उसको स्टडी कर रहा है कौन? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, और उसकी इमेजेस भी ले रहा है, किसकी? कोरोना की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे जो है सेकेंड पेलोड इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है वो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इनकी इमेजेस लेगा, ठीक है। इनकी इमेजेस कैसे ली जाती है? कोई भी अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत सारी इमेजेस भेजी है, आपने देखी होगी, तो वो इमेजेस आपको बहुत ब्यूटीफुल ऐसे कलरफुल दिखती है। कोई भी गैलेक्सी का इमेज अगर है तो कोई भी गैलेक्सी की इमेज ली नहीं जा सकती है। कोई गैलेक्सी का फोटो खींच लिया, ऐसा नहीं होता है कि सन का फोटो जैसे हम यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप किस पे काम करता है? जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम कर रहा है, विजिबल पे भी काम कर रहा है, दोनों पे काम करता है, ठीक है, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अगर ये दोनों पे काम कर रहा है और अगर कोई भी गैलेक्सी या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है वो इंफ्रारेड या फिर विजिबल लाइट एमिट कर रही है, तो उसको कैप्चर करेगा और कैप्चर करके एक इमेज फॉर्म करेगा, और वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, उसको कलर किया जाता है, ठीक है, कलरफुल बनाया जाता है। रियल में कोई इमेज वो कलरफुल नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती है। सेम यहाँ पे जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जो इमेज ली जाएगी वो किसके थ्रू ली जाएगी? यहाँ पे अल्ट्रावायलेट
रेडिएशंस के थ्रू ली जाएगी, मतलब क्रोमोस्फीयर का तो आप फोटो नहीं ले सकते ना, और फोटोस्फीयर का भी अंदर जाके कोई फोटो तो क्लिक नहीं कर सकता। तो ये फोटोज कैसे क्लिक की जा रही है, ये फोटोज बनाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं उनको कैप्चर करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे एक पिक्चर क्रिएट की जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे जो पेलोड है दैट इज सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये जो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो सन को ऑब्जर्व करेगा, सन जो है स्टार है उसको ये ऑब्जर्व करेगा, और ये जो सन को ऑब्जर्व कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, सॉफ्ट एक्सरेज के थ्रू। सॉफ्ट एक्सरेज जो होते हैं उनका वेवलेंथ कैसा होता है, बड़ा होता है, वेवलेंथ इज लार्जर। अगर हार्ड एक्सरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ कैसा होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड जो हमारा पेलोड है, नेक्स्ट जो पेलोड है दैट इज हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज हेलियोस। जो यहाँ पे हेलियोस है, हेलियोस क्या करेगा, हार्ड एक्सरेज को स्टडी करेगा, और हार्ड एक्सरेज को स्टडी करके सन को ऑब्जर्व करता है, सन की स्टडी की जा रही है विद द हेल्प ऑफ हार्ड एक्सरेज। जबकि ऊपर जो सोलेक्स था वो क्या कर रहा था, सॉफ्ट एक्सरेज को स्टडी करके सन को स्टडी कर रहा था अल्टीमेटली, राइट। नेक्स्ट जो पेलोड है दैट इज आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स। ये क्या कर रहे हैं, ये सोलर विंड्स को स्टडी कर रहे हैं, पार्टिकल्स को, मतलब जो सोलर फ्लेयर्स के टाइम पे निकल रहे हैं, CME के टाइम पे निकल रहे हैं, इन पार्टिकल्स को स्टडी कर रहा है। इज दैट क्लियर? इन पार्टिकल को स्टडी करना बाय द वे बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे बहुत सारे मिशंस, नॉट ओनली ऑफ इसरो बट दूसरी जो स्पेस एजेंसी है, दूसरी जो कंट्री की स्पेस एजेंसीज है, उनके भी बहुत सारे मिशन स्पेस में ऑलरेडी है सैटेलाइट के थ्रू, राइट। तो ये जो सैटेलाइट है वो इजीली डैमेज हो सकती है, बिकॉज सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, सैटेलाइट के अंदर होता है आपका सोलर पैनल्स, राइट। और ये जो सोलर पैनल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू वो डैमेज हो सकते हैं, तो इन चार्ज पार्टिकल को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, राइट। और ये क्या स्टडी करेगा, सन के प्लाज्मा को स्टडी करेगा, सन के प्लाज्मा के बिहेवियर को स्टडी करेगा। एंड लास्ट इज एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, जो सन के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड्स है, जो सन स्पॉट में मैग्नेटिक एक्टिविटी क्यों ज्यादा हो जाती है, इन सब को स्टडी करने के लिए आपका लास्ट पेलोड है। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका पेलोड के बारे में। नेक्स्ट जो हम देखने वाले वो है सिग्निफिकेंस, क्या है इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है दैट इज हमारे सोलर स्टडी के बारे में हम डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन, और माना जाता है सन में से ही दूसरे प्लैनेट्स फॉर्म हुए, सन के पोर्शन में से ही दूसरे प्लैनेट्स बने। बहुत सारी थियोरीज है, सर वो थियोरी है, आप एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि ऐसे ही बना होगा, बिकॉज बहुत सालों पहले हुआ है और जो जो एविडेंस मिले उसके बेसिस पे बहुत सारी थ्योरी दी गई है। तो अगर सन को स्टडी करेंगे तो सन को स्टडी करने के बाद हम पूरा सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन भी यहाँ पे जान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस का वेदर पता कर सकते हैं आदित्य L1 मिशन के थ्रू, बिकॉज स्पेस के मिशन को कौन यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो कोरोनल चार्ज पार्टिकल्स हो गए, कोरोनल मास इजेक्शन जो हो रहा है ना वो इफेक्ट करता है, फिर सोलर फ्लेयर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सन के स्पेस के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। सेकंड यहाँ पे एडवांसिंग सोलर फिजिक्स, यहाँ पे एडवांसिंग सोलर फिजिक्स का मतलब क्या है, इसका हीटिंग मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मतलब सन के अंदर हीटिंग मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कॉम्प्लेक्स जो सन का बिहेवियर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको स्टडी करेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, इन सब चीजों को, प्लाज्मा को भी स्टडी करेंगे। अगर इन सबको स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है एडवांस स्टडी, किसका एडवांस स्टडी को, फंडामेंटल फिजिक्स के एडवांस स्टडी को। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, बेरियॉन्स हो गए, उनको स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स है दैट इज फंडामेंटल फिजिक्स, और ये फंडामेंटल फिजिक्स के स्टडी को कंट्रीब्यूट कर सकता है ये सारी स्टडीज, राइट। एंड लास्ट इज इट एनहांसेस द एनर्जी रिसर्च। हम अभी यहाँ पे टोकामेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट टोकामेक एक सक्सेसफुल मिशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। अर्थ का भी है टोकामेक, छोटा सा गांधीनगर में ही है आदित्य टोकामेक, राइट। ये जो टोकामेक है, टोकामेक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन किया जाता है,
करवाया जाता है और हीलियम बनाया जाता है। तो ये अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा बिकॉज टेम्परेचर अटेन नहीं कर पा रहे, और अटेन कर लिया चाइना ने, टेम्परेचर अटेन कर लिया है, बट अगर अटेन कर लिया बट उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर यहाँ पे हम सन को स्टडी करेंगे, सन का बिहेवियर ठीक से पता चलेगा कि सन के अंदर कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन और हीलियम बन रहा है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट। अगर ये हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे तो इजीली हम टोकामेक में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लास्ट इट इम्प्रूविंग सैटेलाइट ऑपरेशंस। पहले ही बताया मैंने कि जो कोरोनल मास इजेक्शन जो निकल रहा है, सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, पार्टिकल्स है ये चार्ज पार्टिकल्स अल्टीमेटली, राइट। और ये चार्ज पार्टिकल्स किसको अफेक्ट करते हैं, सैटेलाइट को अफेक्ट करते हैं। तो सन को स्टडी करेंगे तो उसके बेसिस पे हम सैटेलाइट में कुछ ऐसा इनोवेशन ला सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को अफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इनोवेशन के थ्रू इम्प्लाई कर सकते हैं सैटेलाइट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आदित्य L1। दिस इज ऑल अबाउट आदित्य L1। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम मिलेंगे वो होगा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार अगर पता चलेगा तो बहुत सारी चीजें आपको इजी रहेगी समझने में। तो ये हम जो आज हमने जो समझा दैट इज आदित्य L1। दिस इज ऑल अबाउट आदित्य L1। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।